दोस्तों, कोर्स की जो कोर्स कंटेंट की आपके पास जो शीट है, अगर आप उसमें देखें यूनिट 5 का टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। वाटर लॉगिंग को हिंदी में कहते हैं जल जमाव, ड्रेनेज को हिंदी में कहते हैं जल निकास। अब हमें जल जमाव और जल निकास को भी पढ़ना और समझना है। ये हमने इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ये सिंचाई प्रबंधन का कोर्स हमने पढ़ लिया, सिंचाई के प्रकार भी पढ़ लिए। हमने समझा कि कृत्रिम तरीके से फसल की जल आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए जो हम खेत में जल देते हैं उसे हम सिंचाई कहते हैं। हमने इस कोर्स में पढ़ा है शुरू में कि पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से जो जल लेते हैं, पानी लेते हैं, उसका कुछ भाग वर्षा के जल से उसकी पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में जो संचित नमी है वो पौधे लेते हैं। इस बीच वर्षा होती है, वर्षा द्वारा जो मिट्टी में नमी संचित हो जाती है वो पौधे लेते हैं, और इस प्रकार से पौधे अपने जल मिट्टी से ग्रहण करते हैं। लेकिन वर्षा द्वारा ही इतना जल की पूर्ति नहीं हो पाती कि पौधे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। तो जो वर्षा के जल से पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसका जो बचा हुआ भाग है वो हम सिंचाई के माध्यम से पूर्ण करते हैं। ये हमने सिंचाई प्रबंधन में पढ़ लिया। अभी यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि पौधे अपने जीवन चक्र में उपयोग होने वाले जल का, जिसे हम बोलते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, हमने आपको पढ़ाया था, इसका कुछ भाग वर्षा द्वारा भी मिलता है पौधों को। वर्षा से भी कुछ जलापूर्ति पौधों को होती है। अब हर बार ये नहीं हो सकता कि जितना जल हमें चाहिए, जितना जल पौधों को चाहिए, या जितना हम चाहते हैं कि इतना ही जल मिलना चाहिए खेत में, उतना ही वर्षा हो। हर बार ऐसा नहीं हो सकता। कई बार कम होती है, या जब हम चाहते हैं तब नहीं होती है, तो हम सिंचाई से उसकी पूर्ति कर देते हैं। और इसका उल्टा भी सोचिए, कभी वर्षा ज़्यादा हो गई, जितनी हम चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा वर्षा अगर हो जाए तो क्या होगा? तो होगा जल जमाव। ये जल जमाव कहते हैं जो आपको इसमें फोटो में दिख रहा है। ये जल जमाव इसलिए है, अगर ये जल जमाव नहीं होता तो ये आपको पानी बहता हुआ दिखता है। जाहिर है खेत का ये निचला भाग है, इसलिए इस तरफ हमको पानी नहीं दिख रहा है। वर्षा ज़्यादा हो गई है, ऊपरी भाग का पानी तो बह गया, लेकिन आके निचले भाग में इकट्ठा हो गया है। अब ये पानी कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा है, ये यहाँ पे जमा हुआ है, इसीलिए ये पानी रुका हुआ दिख रहा है, बहता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये होता है जल जमाव। तो इसलिए हमको, क्योंकि कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, जल जमाव हो जाएगा। जल जमाव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। इसका प्रबंधन करने के लिए हम जल निकास करेंगे। इसलिए हमको सिंचाई प्रबंधन के साथ, सिंचाई का मतलब है जल देना, ड्रेनेज, जल निकास का मतलब है जल निकालना। हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन का कोर्स, यानी जल देने का, लेकिन साथ में हमको जल निकालना भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाई चांस जल ज़्यादा हो गया तो निकालना पड़ेगा। इसलिए हमको ये जल जमाव और जल निकास साथ में पढ़ना होता है। तो पहले ये समझ लें कि जल जमाव क्या है। हमने आपको पहले की फोटो में भी दिखाया जल जमाव क्या है। ये मिट्टी की अवस्था है। कौन सी अवस्था? जो पानी के साथ है। ऐसी मिट्टी जो पानी से पूरी तरह तर है, और इतनी ज़्यादा तर है कि सैचुरेशन से भी ज़्यादा, और उसमें स्टैंडिंग वाटर भी अपने को दिख रहा है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं जल जमाव। मिट्टी पूरी तरह पानी से तर है, और मिट्टी की सतह के ऊपर हमको पानी की सतह भी दिख रही है। इस अवस्था को हम जल जमाव कहते हैं। इस अवस्था में मिट्टी पूरी तरह सैचुरेटेड से भी ज़्यादा इसमें पानी है, यानी कि इसके अंदर कोई हवा नहीं है। तो इसके अंदर एयरेशन, हवा का संचार पूरी तरह से बाधित है। इसके अंदर कोई हवा नहीं है, और जब इसके अंदर कोई हवा नहीं रहती है तो इसको हम बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। तो इस तरह की मिट्टी में जहाँ जल जमाव होता है वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन बन जाती है। ये होता है जल जमाव। इस जल जमाव का पौधों पे है नुकसान। क्या नुकसान है जल जमाव का पौधों पे, उसको हम आगे समझेंगे। पहले समझ लें कि जल जमाव, अब हमने समझ लिया कि जल जमाव होता है। अब जल जमाव क्यों होता है ये भी समझना पड़ेगा। हमने शुरू में आपको पहली फोटो में दिखाया कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण जल जमाव हो सकता है। इनएडिक्वेट ड्रेनेज, जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था अगर खेत में नहीं की गई है और वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो जल जमाव होगा। या हम सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं और जल निकास की व्यवस्था ज़्यादा नहीं अच्छी है तो भी जल जमाव होगा।
तो अत्यधिक वर्षा होने से भी जल जमाव होता है। मिट्टी में जल निकास की अगर उचित व्यवस्था नहीं है तो जल जमाव होता है। फिजियोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक पैटर्न ऑफ द लैंड, हमारी जमीन किस तरह से है, कैसी है, जो फिजियोग्राफिक टोपोग्राफिक पैटर्न हमारे को इस फोटो में भी दिख रहा है, इस फोटो में भी दिख रहा है। ये हमारी मिट्टी का फिजियोग्राफिक पैटर्न। इस तरफ की मिट्टी थोड़ी ऊंची है, इधर की मिट्टी थोड़ी सी नीची है, इधर की जमीन थोड़ी सी नीचे, इधर की जमीन थोड़ी सी ऊंची है, जिसके कारण अत्यधिक वर्षा होने से ये हुआ क्या कि सारा जल इकट्ठा हो बह करके इस तरफ निचले भाग में आके इकट्ठा हो गया। इसके कारण जल जमाव, इसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक पैटर्न। टोपोग्राफिक पैटर्न का भी यही मतलब है। टोपोग्राफिक पैटर्न जहाँ पे जमीन समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो वहाँ पे कुछ भाग ऐसे होते हैं जैसे जो वैली में पड़ जाते हैं, घाटी में जो पड़ जाते हैं, और जो भाग घाटी में पड़ जाते हैं वो तो सबसे निचला भाग है जमीन का, उसके नीचे कोई भाग है नहीं, तो वहाँ से जल निकल के जाएगा किधर। जो भी भाग ऊपरी भाग में जल आएगा, वर्षा द्वारा आएगा या सिंचाई द्वारा जो जल मिट्टी के ऊपरी भाग में आप देंगे, तो जाहिर है बह के निचले भाग की तरफ आएगा। निचला भाग जो घाटी में है उसके नीचे कोई भाग है नहीं, तो घाटी में जल की अधिकता हो जाएगी, तो घाटी का जो खेत है वहाँ पे जल जमाव हो जाएगा। इस तरह का फिजियोग्राफिक पैटर्न भी जल जमाव का एक कारण है। फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक जो पैटर्न है मिट्टी का, जमीन का, यह भी एक जल जमाव का कारण है। जल जमाव का एक कारण है मिट्टी का प्रकार। बलुई टाइप की जो मिट्टी है उसमें जल जमाव जल्दी नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये बलुई टाइप की मिट्टी में जल जमाव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो क्ले टाइप की मिट्टी है इसमें जल जमाव ज़्यादा होता है। एक अवस्था ये हो सकती है, हो सकता है आपके खेत की मिट्टी बलुई हो फिर भी जल जमाव हो रहा हो, तो आप कहेंगे साहब जब मिट्टी तो बलुई है फिर भी जल जमाव क्यों हो रहा है। अगर मिट्टी बलुई है फिर भी जल जमाव हो रहा है तो हो सकता है ऊपर की 1-1.5 मीटर या 2 मीटर की मिट्टी हो, उसके नीचे पत्थर की एक चट्टान की पूरी चादर है, जिसको हम बोलते हैं सब सरफेस हार्ड पैन। सतह के नीचे एक सख्त कठोर भूमि है। या हो सकता है ऊपर की मिट्टी आपकी बलुई है, लेकिन जब आप खोद करके 1 या 1.5 मीटर के नीचे खोदने जाएंगे तो आपको वहाँ पर चिकनी मिट्टी मिल जाएगी। तो बलुई मिट्टी से तो जल रिस करके नीचे जाएगा, लेकिन नीचे आपकी चिकनी मिट्टी है और ज़्यादा जल रिसने नहीं देगी, तो फिर वो जो जल वहाँ पे रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, और वो कैपिलरी से फिर ऊपर आएगा, और अगर हमने सिंचाई ज़्यादा की या पानी ज़्यादा हुआ तो जल जमाव होगा। तो इस तरह से जल जमाव होता है। नीचे अगर कोई कठोर चट्टान है तो जल जमाव होगा, तो ये भी एक कारण होता है जल जमाव का। जो पानी रिसता है नहर से और नदियों से, जो पानी रिसता है, हमने आपको पढ़ाया था जब हम नहर द्वारा सिंचाई पढ़ाए थे, और नहर द्वारा सिंचाई किन क्षेत्रों में होती है, नहर द्वारा सिंचाई के क्या फ़ायदे हैं, नहर द्वारा सिंचाई के क्या नुकसान है। जब हमने आपको ये पढ़ाया था तो नहर द्वारा सिंचाई के नुकसान में एक नुकसान हमने ये भी पढ़ाया था कि नहर के अगल बगल की जो खेत होते हैं उन खेतों में जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि नहर पानी से भर के चलती है, वर्ष भर के चलती है। कुछ महीने हैं सिर्फ जब नहीं भर के चलती है, तो उन महीनों में आपको खेती भी नहीं करनी होती है। तो ज़्यादातर केसेस में नहर भर के चलती है, और नहर तो दूर तक पानी ले जा रही है, तो जो नहर है वो तो भर के चल रही है, उससे इतना पानी रिसता है कि अगल बगल के खेत की मिट्टी दलदली हो जाती है, और अगल बगल के खेत में जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है, और अगल बगल के जो नहर के अगल बगल में खेत पड़ते हैं वो आगे चल के लंबे समय में जाके वो खेती योग्य भी नहीं रह जाते। तो ये भी एक जल जमाव का कारण है। ओवर इरीगेशन ये बहुत ही कॉमन कारण है। फ्लड इरीगेशन के केस में तो ज़्यादातर हमने आपको बताया कि किसान लोग ज़्यादा पानी खेत में डाल देते हैं, तो एक जल जमाव की स्थिति बन जाती है। अगले दिन फिर खेत में फील्ड कैपेसिटी की स्थिति बनती है। लेकिन ये जल जमाव की स्थिति अगर ज़्यादा बन गई, अगर खेत में ज़्यादा पानी डाल दिया गया, जल निकास का उचित प्रबंधन नहीं है, और ये जल जमाव की स्थिति 24 घंटे से ज़्यादा की अगर बन गई, तो फसल को नुकसान होता है। तो ये अत्यधिक सिंचाई करने से भी जल जमाव होता है। एक ये भी कारण है जल जमाव का, शैलो वाटर टेबल, भूमिगत जल का स्तर कितना है। हमने जब आपको पढ़ाया था नहर द्वारा सिंचाई, तो नहर द्वारा सिंचाई के बाद हमने आपको
कुएं द्वारा सिंचाई पढ़ाया था, खुला कुआं और ट्यूबवेल में हमने आपको मध्यम गहरे, उथले कुएं, मध्यम गहरे और गहरे कुएं पढ़ाए थे। तो वहाँ तो हमारी समस्या थी कि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, हमको कुएं गहरे करने पड़ रहे हैं। लेकिन देश में कुछ क्षेत्र ऐसा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा नक्शे में, देश में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा है, उन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या पैदा होती है। अब ये देखिए, अगर भूमिगत जल स्तर 2 मीटर तक ही गहरा है सिर्फ, तो ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या होती ही होती है, अक्सर करके हो जाया करती है। अगर भूमिगत जल स्तर 2 मीटर से कम है, भूमिगत जल स्तर 2 से 3 मीटर तक गहरा है, तो ये ऐसे क्षेत्र अधिक रिस्क में आते हैं। इन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या अक्सर करके हो जाया करती है। तो ये अधिक रिस्क वाले क्षेत्र हैं। 2 से 3 मीटर अगर भूमिगत जल है तो अक्सर करके जल जमाव की समस्या हो जाती है। 2 मीटर से भी ऊंचा अगर भूमिगत जल स्तर है तो यहाँ पे जल जमाव की समस्या हो ही जाती है, होती है। तो जल जमाव की समस्या अधिक वर्षा से, अधिक इरिगेशन से, अधिक सिंचाई करने से तो होती है, लेकिन अगर भूमिगत जल स्तर कम है तो भूमिगत जल स्तर का पानी भी रिस्क के ऊपर ही आ जाता है, कैपिलरी द्वारा ऊपर ही आ जाता है। जो वर्षा हुई वो तो नीचे जा नहीं पाई होगी, 2 मीटर से कम पे, तो 1.5 मीटर पे तो भूमिगत जल स्तर है, वो पानी सारा कॉलम इकट्ठा हो गया और नीचे का पानी भी अब वो हट इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि नीचे जो भूमिगत जल स्तर का पानी है वो भी उसमें योगदान कर रहा है, तो जल जमाव बना रह जाता है। तो ये सब कारण है जल जमाव बना रहने के। और इस तरह का अगर जल जमाव बना रहता है तो हमारे को जाहिर है खेती करना मुश्किल हो जाएगा, खेती में नुकसान होगा। यहाँ पर जो हमने 2 आपको दिखाया है, टेम्परेरी एंड परमानेंट वाटर लॉगिंग, ये अस्थायी रूप से वाटर लॉगिंग होती है। स्थायी रूप से जो वाटर लॉगिंग है, जो अस्थायी रूप से जल जमाव है, ये तो खेत हमारा ठीक ठाक है, इस खेत में जल जमाव की समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो जल जमाव हो गया ये अधिक वर्षा के कारण हो गया। ये अधिक वर्षा के कारण जल जमाव हो गया, जल निकास करके इस खेत का हम जल निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम आराम से खेती का प्रबंधन कर सकते हैं। जो जल जमाव से खेत खराब हो जाते हैं, खेती योग्य नहीं बचते हैं, वो ये परमानेंट, स्थायी, परमानेंट मतलब स्थायी जल जमाव वाले जो क्षेत्र हैं ये खराब हो जाते हैं। ये स्थायी जल जमाव इसीलिए होता है जो आपको यहाँ बता रहे हैं। भूमिगत जल स्तर 2 मीटर के आसपास है और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है अगर हमारा, तो पहले तो हमारा क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है तो वर्षा भी अधिक होगी, फिर नीचे से भूमिगत जल स्तर भी हमारा ऊपर ही है, तो वर्षा जो होगी इसका पानी कहीं रिस्क भी जा नहीं पाएगा। तो ये जो भूमिगत जल स्तर का इसमें योगदान है, इसके कारण ये हमारे जमीन स्थायी जल जमाव क्षेत्र में बदल जाती है और फिर ये जमीन खेती योग्य नहीं बचती है। लेकिन ये जो अस्थायी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे हम जल निकास का प्रबंध करके खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये इस पर के लिए ये 2 प्रकार के क्षेत्र हमने बताया आपको। अब ये बात आप समझते हैं कि जल जमाव होने से हमें फ़र्क क्या पड़ता है। शुरू में ही हमने आपको बताया जल जमाव उस अवस्था को कहते हैं जब मिट्टी में पानी की इतनी अधिकता हो कि उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाए, उसके अंदर कोई हवा ना बचे। तो क्या फ़र्क पड़ता है हमको जल जमाव होने से? पहला फ़र्क तो ये पड़ता है कि मिट्टी से हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। जब मिट्टी से हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक अवस्था। एनारोबिक अवस्था में मिट्टी की क्रियाएं सब बदल जाती हैं। अधिक समय तक पानी भरा रहने के कारण मिट्टी का तापमान भी कम हो जाता है। जब मिट्टी का तापमान कम हो जाता है तो भी मिट्टी की सब क्रियाएं बदल जाती हैं। अब ये कौन कौन सी क्रिया है? नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन हमने पढ़ा है। सॉइल साइंस के कोर्स में हमने पढ़ा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है मिट्टी में ऐसे कुछ जीवाणु हैं, जैसे दलहनी फसल है, चना और मटर है, उसके जड़ों में गांठ बनती है और उसमें राइजोबियम होते हैं। जो दलहनी फसल नहीं है उनमें हम लोग एजेटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम का कल्चर से ट्रीट करते हैं। तो ये जो जीवाणु हैं ये वातावरण की नाइट्रोजन को, वातावरण में 76% नाइट्रोजन है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वातावरण की नाइट्रोजन को ये मिट्टी में मौजूद जीवाणु वातावरण से खेत में ले आते हैं और जड़ क्षेत्र के पास ले जाते हैं। तो ये पौधों को
नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होने के लिए मिट्टी में हवा होना जरूरी है, मिट्टी का तापमान थोड़ा अधिक रहना जरूरी है। जल जमाव के कारण हवा निकल गई, तापमान कम हो गया, तो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उल्टा हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु काम करने लगते हैं जो नाइट्रोजन, मिट्टी की में मौजूद नाइट्रोजन को डीनाइट्रिफिकेशन करके, हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा था ना, नाइट्रिफिकेशन का मतलब वातावरण की हवा को मिट्टी में ले आना। इसी को उल्टा कर दीजिए तो इसके आगे डी लगा दीजिए। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब मिट्टी के उपलब्ध नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में बदल के, मिट्टी में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, उसको नाइट्रोजन गैस में बदल के या अमोनिया गैस में बदल के वापस हवा में छोड़ देना। या एक ज़्यादा पानी एनारोबिक कंडीशन में N2O गैस भी बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी बनती है, तो इसको हवा में छोड़ देते हैं। मीथेन जनरेशन भी होता है। अगर मिट्टी में जल जमाव की स्थिति है और हवा नहीं है तो वो बैक्टीरिया तो काम करेंगे नहीं जो हवा में काम करते हैं, तो दूसरे बैक्टीरिया काम करने लगेंगे जो हवा की अनुपस्थिति में काम करते हैं। तो ये जो हवा की अनुपस्थिति में काम करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगर हवा की उपस्थिति में बैक्टीरिया काम कर रहे हैं तो हवा की उपस्थिति में काम करने वाले बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद हवा का ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हवा नहीं है तो बिना हवा की उपस्थिति में जब वो बैक्टीरिया काम करेंगे तो कार्बन, उनको चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, तो कार्बन है उनके पास, तो वो मीथेन बनाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन मिट्टी की लेकर के मीथेन बनाते हैं। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण का तापमान बढ़ाने का काम करती है। ये ग्रीन हाउस गैस मीथेन का जनरेशन भी एनारोबिक कंडीशन में बढ़ जाता है। हमने आपको बताया बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है, वही बैक्टीरिया काम कर सकते हैं जो हवा की अनुपस्थिति में काम करते हैं, बाकी तो काम करेंगे नहीं। लेकिन खेती में ज़्यादातर लाभ देने वाले बैक्टीरिया, जैसे हम राइजोबियम की बात कर रहे हैं, सब तो हवा की उपस्थिति में काम करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो हमारे को नुकसान करने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाएंगे खेती। एक्टिविटी एकदम बैक्टीरिया की जो लाभकारी बैक्टीरिया उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रियता मिट्टी में एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये तो हुआ फर्क मिट्टी में, कम हवा होने के कारण, तापमान कम होने का। दूसरा जो पानी जमा है खेत में, इस पानी में साल्ट्स होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आर्सेनिक होता है। इस तरह के साल्ट होते हैं पानी में। ये पानी कुछ समय तक तो मिट्टी में जमा रहता है, तो ये साल्ट वही मिट्टी में जड़ क्षेत्र में ही रह जाते हैं। ये लीच होकर नीचे नहीं जा नहीं पाते हैं। और नीचे लीच होकर जाएंगे भी काम, तो आपको बताना है वाटर टेबल ऊपर ही है, 2 मीटर या 3 मीटर तक वाटर टेबल है, तो जड़ क्षेत्र में साल्ट रह जाते हैं। हम जल निकास भी कर देंगे तो जल के साथ तो जो बह के जाएगा जाएगा, लेकिन जो रुक गया है जड़ क्षेत्र में वो तो जल निकास में बह के नहीं जाएगा। जल निकास में बह के जाएगा जो ऊपर सरफेस पे पानी खड़ा है वो। कभी जल निकास की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है मान लीजिए, तो ये जो पानी है ये तो वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा हवा में। जल जमाव क्यों हुआ है? ज़्यादा वर्षा के कारण हुआ है। ज़्यादा वर्षा के कारण जल आया, मिट्टी में साल्ट है, या जहीं से बह के पानी आया, ऊपरी क्षेत्र से बह के आया, निचले क्षेत्र में आके जमा हो गया, तो वो ऊपरी क्षेत्र का साल्ट भी लेके आके निचले क्षेत्र में जमा हो गया है। अब जब वर्षा खत्म होगी, धूप होगी, तो ये पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो पानी में साल्ट, जो लवण पानी में घुलनशील थे, वो वहीं छूट जाएंगे। तो मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आर्सेनिक, ये हैवी मेटल, हानिकारक तत्व है, ये सब मिट्टी में जमा होंगे तो मिट्टी हमारी खेती योग्य नहीं बचेगी। डिफिकल्टी इन कल्टीवेशन ऑपरेशन, जल जमाव की स्थिति में हमें खेती करने में भी दिक्कत होगी। आप जानते हैं जब खेतों में जुताई करनी होती है तो हम चाहते हैं मिट्टी में नमी ज़्यादा ना हो तो हम जुताई कर पाएँ, तो इतनी ज़्यादा नमी होगी तो जुताई करना मुश्किल होगा और भी सारे खेती के काम मुश्किल हो जाते हैं करना। ऐसी खरपतवार जो जल की स्थिति में ज़्यादा आती है, जैसे फर्न है, एल्गी है, इस तरह के खरपतवार खेतों में ज़्यादा हो जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक वीड्स। और इससे हमारे फसल की वृद्धि में कमी आ जाएगी, फसल की वृद्धि धीमी हो जाएगी और फसल मर भी सकती है, और वृद्धि धीमी हो जाएगी, कुछ भाग की फसल मर जाएगी जो निचले भाग में पड़ रही है, और इस तरह से कुल मिला जुला के हमको उपज कम मिलेगी। ये सारे नुकसान हमें होते हैं। ये हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि फसल की वृद्धि में कमी कैसे होगी, फसल कैसे मर जाती है, उपज कैसे कम हो जाती है,
तो ये आप देख सकते हैं, अगर गेहूं के खेत में भी बताते हैं कि गेहूं को ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर जल जमाव होता है, देखिए ऊपरी क्षेत्र में जल जमाव नहीं है। ये खेत तो यद्यपि कि मैदानी क्षेत्र है, लेकिन खेत पूरी तरह से समतल नहीं है। और जब खेत पूरी तरह से समतल नहीं है तो सिंचाई करने के बाद या अधिक वर्षा के बाद हम देखते हैं, देखिए ये भाग हमें ऊंचा दिख रहा है, ये भाग नीचा है, इसके पीछे का भाग फिर ऊंचा है, ये नीचा भाग है, इसके आगे का भाग फिर नीचा हो रहा है, ये ऊंचा भाग है, इसके आगे का भाग फिर नीचा हो रहा है, इधर का भाग हम देखते हैं ऊंचा है हमारा। फर्क साफ दिखाई दे रहा है। सिंचाई करने से या बारिश होने से जो निचला भाग है यहाँ पे जल जमा हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। इधर जल जमा हो जाता है, इधर वाले भाग में जल जमा हो जाता है, इधर वाले भाग में नहीं होता है, इधर वाले भाग में जल जमाव नहीं होता है। हमें साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ जल जमाव हो रहा है वहाँ फसल की वृद्धि अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ की फसल पीली पड़ रही है, यहाँ जल जमा हुआ था लेकिन अभी खत्म हो गया, इसलिए फसल की पीली पड़ रही है, वृद्धि कम हो गई है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगी, जबकि ये वाली फसल तेजी से बढ़ जाएगी। यहाँ जल जमाव है, आप देख रहे हैं वृद्धि धीमी क्या हो गई, वृद्धि खत्म ही हो गई, क्योंकि जल जमाव बना ही हुआ है, मिट्टी की हवा निकल चुकी है, तो मिट्टी जड़ों को भी वृद्धि करने के लिए हवा चाहिए। खाद का जड़ तक पहुंचने के लिए जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं मिट्टी के अंदर, उनको भी हवा चाहिए। तो वो सब काम करना बंद हो गया है, तो यहाँ की फसल हमारी नष्ट हो रही है। तो जहाँ जहाँ जल जमाव होता है वहाँ की फसल नष्ट हो रही है, पीली पड़ रही है। और जहाँ जल जमाव नहीं हो रहा है, जो भाग ऊंचा है, ये भाग ऊंचा है, इधर का भाग हम देख रहे हैं ऊंचा है, इधर हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी फसल की वृद्धि चल रही है, हरे हरे पूरी दिख रही है, पीलापन नहीं है। जबकि इधर जहाँ जल जमाव है वहाँ पीलापन दिख रहा है। ये मक्का का खेत हम देख रहे हैं, मक्का के खेत में बिल्कुल साफ हमको दिखाई दे रहा है। हमारे मक्का खेत, जाहिर है मक्का खेत एक है तो ये वैरायटी भी एक ही है, खेत में बुआई की तिथि भी एक ही है, एक ही खेत में एक ही वैरायटी एक ही समय में बोई गई है। ये खेत का निचला भाग है जहाँ पे जल रुकता है, ये खेत का उचला भाग है जहाँ पे जल नहीं रुकता है। हमेशा हम सिंचाई करते हैं या ज़्यादा बारिश भी होती है तो ऊंचे भाग में तो मिट्टी के अंदर नमी संचित हो जाती है, एक्स्ट्रा नमी बह करके निचले भाग में आती है, यहाँ पे जल जमा हो जाता है। अब हम साफ देख रहे हैं पौधों की वृद्धि में हमको जल जमाव के कारण यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ वृद्धि भी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ वृद्धि भी कम दिख रही है, यहाँ पौधा भी हरा भरा दिख रहा है, यहाँ पौधे में पीलापन आ रहा है। तो ये सब आएगा तो आप समझ सकते हैं उपज कैसे हम अच्छी ले सकते हैं, नहीं अच्छी उपज आ पाएगी। ये देखिए ये सोयाबीन का खेत है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे किसान मक्का भी लगा देते हैं सोयाबीन के साथ, बहुत सारे सोयाबीन की खेती अलग करते हैं, मक्के की अलग करते हैं। यहाँ देखिए जल जमाव नहीं हुआ है तो हमारे खेत में अच्छी मिलती है, यहाँ बीच में जल जमाव हुआ होगा, पीछे फिर नहीं हुआ है, फिर पीछे पड़ते फसल हरी दिख रही है। और ये जल जमाव के कारण, देखिए ये जल जमाव है, पानी बह नहीं रहा, रुका हुआ है। ये जल जमाव के कारण मिट्टी की हवा निकल चुकी है, फसल में वृद्धि पूरी तरह से रुकी हुई है। अभी जल जमाव कुछ दिन और रह गया तो फसल मर जाने वाली है, अदरवाइज वृद्धि तो रुक चुकी है। जल जमाव अगर निकल गया तो यहाँ की वृद्धि कुछ हल्का फुल्का एक आध फली आ जाएगी सोयाबीन में, नहीं तो हमें उत्पादन नहीं आने वाला है। तो ये सब नुकसान हमको जल जमाव से होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं खेत में जल जमाव, लेकिन यहाँ पर ना हमें कोई पीलापन दिखाई दे रहा है, ना वृद्धि में रुकावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरे खेत में एक समान वृद्धि है फसल की, अच्छी खासी फसल की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर हमें उपज का नुकसान नहीं होगा, अच्छी उपज आएगी, जबकि खेत में जल जमा। क्यों? ये फसल है धान। देखिए गन्ना भी वाटर लविंग क्रॉप है, गन्ने को ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूँ को भी ज़्यादा पानी चाहिए, केला को भी ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन 24 घंटे से अधिक का जल जमाव अगर गन्ना या केला में भी रह जाता है तो फसल की उपज को नुकसान होता है, वृद्धि धीमी होती है। धान इकलौती ऐसी एक फसल है जो जल जमाव की अवस्था में भी अच्छे से वृद्धि कर पाती है। अब धान इकलौती ऐसी फसल है, धान ऐसा क्यों कर पाती है ये एक अलग कहानी है, ये अलग स्टोरी है। ये आपको क्रॉप प्रोडक्शन कोर्स में जब आप जहाँ आप एक एक क्रॉप एक एक फसल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन कोर्स में आपको धान के बारे में पढ़ा दिया जाएगा कि धान में ये गुण कहाँ से आया, ये जल जमाव की स्थिति में अच्छी वृद्धि करती है। अब हमको भारत में समझना पड़ेगा ये समस्या ज़्यादा है कहाँ पर। ये समस्या पंजाब में ज़्यादा है, सिर्फ उत्तरी भाग पंजाब का छूटा हुआ है,
हरियाणा में ये समस्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का ये गंगा नदी का बेसिन है, ये जमुना नदी का बेसिन है, ये गंगा नदी का बेसिन है, गंगा नहर का बेसिन है, ये यमुना नदी का बेसिन है। यमुना नदी के बेसिन पर ये समस्या है। बिहार में पूरा जो गंगा और कोसी का बेसिन है वहाँ पे ये समस्या है। ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो आसाम में, वहाँ ये समस्या है। ये बंगाल में गंगा के बेसिन में समस्या है। ये गुजरात में नर्मदा बेसिन में कुछ समस्या है, और ये समस्या कुछ इधर कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तटीय भागों में। ये भाग ऐसे हैं भारत के जो नीले रंग में दिखाए गए हैं। इन भागों में जल जमाव की समस्या ज़्यादा है। तो अब हमने जल जमाव पढ़ लिया, जल जमाव से क्या नुकसान होते हैं वो देखा, जल जमाव क्यों होता है वो भी हमने समझ लिया। अब हमको अगर जल जमाव के क्षेत्रों में खेती करनी है तो हमारा प्रबंधन क्या होना चाहिए। जाहिर है टाइटल में लिखा था जल निकास। अब ये जल निकास क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसको हम आपको अपने अगले लेक्चर में समझाएंगे। अभी के लिए आप इसको अध्ययन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।